नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नागर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर चल रहे थे, तो आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। उस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट उस चैप्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में से बनते हैं, जिनको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कंसेप्ट हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वही रिपीट हो जाए हम लोगों का, लेकिन उस कंसेप्ट के बेस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो चैप्टर आने वाला है वो है हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का आया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हमको सोल्व करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि अ मोनोप्रोटिक एसिड is 1.00 m solution is 0.01% ionized. The dissociation constant of this acid. हमको क्या पूछा गया है? आयनन स्थिरांक पूछा गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है, वो भी किसके लिए? वीक एसिड के लिए। वीक एसिड कौन सा है? मोनोप्रोटिक एसिड, जिसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। मोनोप्रोटिक बोला गया है मतलब वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजी कारक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यह ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, वियोजन जो होता है, वियोजन स्थिरांक जो होता है या आयनन स्थिरांक जो होता है, उसका सूत्र क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर। ये सूत्र हमारे पास होता है। ठीक, अब हमको क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या दिया गया है? अल्फा परसेंटेज दिया गया है, ना कि अल्फा दिया गया है। तो हमको पता है कि अल्फा परसेंटेज मतलब डिसोसिएशन परसेंटेज मतलब वियोजन प्रतिशत जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि अल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होने वाला है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा परसेंटेज अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अल्फा परसेंटेज कितना दिया गया है? 0.01% दिया है। नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आ गया? फिर से 100 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 की पावर -4 आएगा। इतनी बात हमको क्लियर होती है। ठीक है, अब यहां से फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां से हम लोग आगे चलते हैं तो हमको पता है कि के ए इज इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर होता है। C की जो वैल्यू है वो 1 हमको दी गई है, कंसंट्रेशन होता है, इनटू यहाँ पे अल्फा कितना आया है? 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो के ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कठिन चीज नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस। कौन लेविस बेस है? तो हम लोगों ने एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर जो है एक लेविस एसिड देखा है और एक लेविस बेस देखा है। तो हमको पता है कि लेविस एसिड क्या होता है और लेविस बेस क्या होता है। ठीक है, तो मैं यदि बात करता हूं लेविस एसिड की ना, मैं बात करता हूं लेविस एसिड की, तो लेविस एसिड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लेविस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है ना, जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। और लेविस बेस क्या होता है? लेविस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ठीक, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो कि ये जो BF3 है, इस BF3 के लास्ट शेल में मतलब वैलेंस शेल में मतलब अंतिम कोश में है ना, जो हम लोगों का सबसे लास्ट कोश होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन जो है कहीं ना कहीं उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, अष्टक अपूर्ण होता है, बोरोन के जो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब बोरोन की जो हेलाइड है ना, बोरोन की जो हेलाइड है उनका अष्टक जो होता है, उनका ऑक्टेट जो होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मतलब लेविस एसिड होगा, ये भी लेविस एसिड होगा और ये भी लेविस एसिड होगा। और अमोनिया के पास जो है एक लोन पेयर होता है, जिसको ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है,
मतलब दान कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा, लुईस शार हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। pH ऑफ 0.001 mNaOH विल बी, है ना, हमको कंसंट्रेशन दिया गया है NaOH का और हमको pH पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि हमको pH तो पूछा है, लेकिन हमको एसिड दिया है या बेस दिया है, मतलब अम्ल दिया है या फिर क्षार दिया है। फिर एसिड बेस के अंदर भी स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है या वीक एसिड दिया है। यदि बेस दिया है तो स्ट्रॉन्ग दिया है या वीक दिया है, मतलब दुर्बल दिया है या प्रबल दिया है, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि हमको क्या दिया गया है, बोले बेस दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, बेस दिया गया है। बेस के अंदर भी क्या दिया है, बोले स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। यदि हमको बेस दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, तो हमको जो कंसंट्रेशन मिलने वाला है वो किस में मिलने वाला है, या OH माइनस का कंसंट्रेशन मिलने वाला है, जिसको हमको किस में लेना है, नॉर्मेलिटी के अंदर लेना है। ठीक है, जब वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजी कारक 1 होता है तो उस केस में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों ही कैसी आती है, इक्वल आती है। ये बात हमारे दिमाग में रखना है कि जब वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, संयोजी कारक 1 होता है, तो उस केस में मोलरिटी नॉर्मेलिटी सेम होती है। मोल और इक्विवेलेंट भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं, मतलब मोल और तुल्यांक दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो यहां मुझे दिया गया है 0.001 mNaOH हमको दिया गया है। ठीक है, यही दिया गया है। तो यहां ध्यान से यदि हम लोग देखें तो यहां पर यदि मैं इसे क्या करूं, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करूं, तो वैलेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं 1 है NaOH का, तो नॉर्मेलिटी भी वही आने वाली है, 0.001 NaOH हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, बोले 10 की पावर -3 NaOH लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि OH माइनस का जो कंसंट्रेशन हमारे पास आएगा वो क्या आने वाला है, 10 की पावर -3 नॉर्मेलिटी। ठीक, अब हमको OH माइनस का कंसंट्रेशन मिला है, ठीक है ना, हमको OH माइनस का कंसंट्रेशन मिला है, मतलब हम क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। ठीक है, तो POH इज इक्वल टू, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, मतलब OH माइनस की सांद्रता POH के बराबर हो जाएगी, माइनस लॉग OH माइनस की सांद्रता। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, हम लोग जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां ध्यान से देखो कि POH इज इक्वल टू क्या होने वाला है, माइनस लॉग OH माइनस का सांद्रता कितनी दी है, 10 की पावर -3। जब इसे सोल्व किया जाएगा तो POH इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये -3 आगे उठ के आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और log 10 कितना हो जाएगा, बोले log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास POH आए, लेकिन हमको पूछा क्या है, बोले pH पूछा हमको, तो pH इज इक्वल टू क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है 14 माइनस POH, क्योंकि pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है कहीं ना कहीं pH प्लस POH क्या होता है, 14 मतलब 14 होता है। ठीक है, तो हमको pH चाहिए, तो यहाँ इस तरीके से हम लोग हेरा फेरी करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 14 में से क्या करेंगे, POH मतलब 3 आया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, pH आ जाएगा 11, और 7 से ज्यादा आने वाला है क्योंकि हमारे पास क्या है, बेस है, तो ये आंसर हम लोगों का हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें कठिन चीज नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, मैंने यहां पे बोला है कि सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबसे पहले हमको आना चाहिए Na2CO3। इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो है ये क्या है, बोले स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब प्रबल क्षार है, जो प्रबल होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, उसी का नेचर आता है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, मतलब दुर्बल अम्ल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा बेसिक, जो हमको क्वेश्चन के अंदर ही बोला गया है, बेसिक मतलब होता है क्षारीय। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस किसमें दिख रहा है, बोले प्रबल क्षार, देखो स्ट्रॉन्ग बेस इसमें दिख रहा है हमको, और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एसिड कैसा है, वीक है, मतलब दुर्बल है, तो उस केस में वीक एसिड किसमें दिख रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये बात हमेशा याद रख लेना है, हमेशा याद रखना है दिमाग में कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, मतलब वो वाटर को डिसोसिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ जो लवण रहेगा उसकी वजह से जल अपघटन नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ये बात हमारे दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। ठीक है, और उसका पीएच जो है हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा, वो न्यूट्रल होने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ हमको दिख रहा होगा, यहाँ हमको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये हमको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो कि ये क्या है, वीक एसिड है और वीक बेस है। ठीक है, ऐसे ही है, ये क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल। ठीक, यहाँ देखो कि ये वीक बेस दिया गया है, NH4OH से आया है, ये HCl से आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, ये Na स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये Cl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इतनी बात जो है हमको एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, बोले क्या Na2SO4 का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो क्या है, देखेंगे ध्यान से। द पीएच इज लेस देन 7 ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, किसके विलियन का पीएच 7 से कम होगा। अब 7 से कम विलियन का मतलब ये है कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, एसिडिक मतलब अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, यदि बेसिक होगा तो 7 से ज्यादा, और यदि कहीं ना कहीं न्यूट्रल है तो हम क्या बोलेंगे, 7 होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें हम लोगों ने देखा है सबसे पहले, यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया गया है FeCl3, है ना। सबसे पहला क्या दिया गया है, FeCl3। दूसरा ऑप्शन हमको दिया गया है NaCN। एक एक को हम लोग ध्यान से एक्सप्लेन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। अगला दिया गया है NaOH। ठीक है, और फोर्थ हमको दिया गया है डमरू ऑप्शन में, क्या दिया गया है, बोले NaCl दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करो, ये सब भी हमको पता है कि ये सोल्ट है, ये सोल्ट है, ये बेस है और ये भी सोल्ट है। ठीक, सबसे पहले यहाँ देखो कि इसके अंदर क्या है, बोले वीक बेस है, दिख रहा हमको, ये Fe क्या है, वीक बेस, FeOH होल थ्राइस से आया होगा। ठीक है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, मतलब इसका नेचर कैसा होने वाला है, एसिडिक मतलब अम्लीय होने वाला है। एसिडिक मतलब क्या है, अम्लीय होने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं आगे। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, बिल्कुल हमको दिख रहा होगा Na जो है सोडियम, जहां कहीं भी Na+, K+, Rb+, CS+ और Ba2+ आता है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं। इनके अलावा जो भी आएगा हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, NaOH ये तो बेस है। ठीक है, पहले इसको सोल्व करो, है ना। Cn दिया है तो Cn कहां से आया होगा, HCN से, वीक एसिड होने वाला है ना। क्या होने वाला है, वीक एसिड होने वाला है। उसके बाद जो है ये तो वैसे भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, तो इसका तो नेचर वैसे ही क्या होने वाला है, बेसिक होने वाला है। मतलब पीएच कैसा आने वाला है, 7 से ज्यादा आने वाला है। यहाँ देखो, यहाँ क्या होने वाला है, इसका भी नेचर कैसा होने वाला है, बेसिक होने वाला है। पीएच कैसा आएगा, 7 से ज्यादा आएगा। यहाँ देखो NaCl दिया गया है, NaCl जो है कहीं ना कहीं इसमें देखो स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है और स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया है। ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये कैसा होगा, न्यूट्रल, और pH 7 आने वाला है। हमको क्या बोला है, pH 7 से कम। पहले ये भी ध्यान रखो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन स्ट्रॉन्ग बेस, मैं तुमको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से दिमाग में हम लोग फिट कर लेंगे कि जहां कहीं भी हमको क्या दिया हो, बोले Na+ दिया हो, K+ दिया गया हो, Rb+ दिया गया हो, CS+ दिया गया हो और Ba2+ दिया हो, ये जहां कहीं भी आएंगे हम लोग क्या बोलेंगे, बोले उसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग बेस मतलब प्रबल क्षार प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है Cl-, Br-, I-, NO3-, उसके बाद SO4 2-, उसके बाद ClO4-, ये जहां कहीं भी आएंगे हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, इनके अलावा जो भी आएगा हम लोग क्या बोलेंगे, वीक होगा। ठीक, चलिए तो अब यहाँ ध्यान से देखो कि हम लोगों का आंसर क्या आने वाला है। हमको एसिडिक मतलब pH 7 से कम चाहिए, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ए की बात करते हैं, है ना।
ए मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट है ना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, FeCl3। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसके बारे में हमको जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड जो है इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ मैं कुछ ऑक्साइड लिख रहा हूं पहले ना, तो वो ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा SnO और SnO2, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी, जो एसिड और बेस दोनों का काम करते हैं, मतलब अम्ल और क्षार दोनों का ही काम करते हैं। उसके बाद जो है PbO और PbO2 होता है, MnO2 होता है, Al2O3 होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद जो है Bi2O3 होता है, BeO होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे, AH2O3 होता है, पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है Cr2O3 होता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, और इनके हाइड्रोक्साइड भी लगभग जो है क्या होते हैं, उभयधर्मी ही होते हैं। अब BeO का हाइड्रोक्साइड क्या होने वाला है, हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है कि इसको जैसे मैंने वाटर में डिसोल्व किया तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला, आंसर डी आने वाला है। ये बात हमको ध्यान रखना है कि मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा या मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। नॉन मेटल का जो होगा वो क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं एसिडिक होगा, और एम्फोटेरिक अलग से याद रखना पड़ेगा। और यदि एक न्यूट्रल की बात कर ले हम लोग, है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड में भी आते हैं जो हमको याद रखना है। एक आता है N2O, जिसे लाफिंग गैस बोला जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, H2O आता है, और CO आता है। ये भी हाइड्रोक्साइड, ये भी ऑक्साइड जो है कहीं ना कहीं किसका काम करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड का काम करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात जो है हमको याद रखना है। ठीक, चलिए यहां से हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों का आंसर तो BeOH होल ट्वाइस हो ही जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, देखेंगे सभी ध्यान से, कि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज, जो शुद्ध जो पानी है वो बिजली का संचालन, मतलब करंट फ्लो नहीं करता अपने अंदर। तो ये बात ध्यान रखना है कि जिसके अंदर आयंस नहीं होंगे वो अपने अंदर करंट फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, करंट मतलब करंट फ्लो होने के लिए जो है आयंस का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे पास प्योर वाटर है तो प्योर वाटर जो है कहीं ना कहीं H+ और OH- के अंदर बहुत कम डिसोसिएट होता है, लगभग जीरो, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। जब आयंस नहीं होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं वो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोगों का जो आंसर आने वाला है ऑलमोस्ट नॉन आयनाइज्ड, लगभग गैर आयनित। इसका मतलब ये है कि वो आयनित ही नहीं होता है। यदि उसमें कहीं बाहर से हम लोगों ने कोई एसिड या बेस या कोई सोल्ट मिला दिया तो फिर आयंस आ जाएंगे उसके अंदर। उन आयंस की वजह से, उन आयंस के कारण जो है कहीं ना कहीं करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्योर वाटर जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, बेड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इतनी बात हमको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बोला गया है, अभी हाल बोला था मैंने। यहाँ देखो ध्यान से, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मतलब ये तो क्या होगा, एसिडिक, मतलब क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये भी नॉन मेटल का है तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये मेटल का है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और एम्फोटेरिक का अभी एग्जाम्पल मैंने लिखवाई है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात हमको क्लियर हो गई होगी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो क्या है, देखते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज। ठीक, हमको क्या पूछा गया है, विलेयता गुणनफल का व्यंजन किस तरीके से मतलब लिखा जाता है, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से इधर देखेंगे, हमको क्या लिखना है, KSP लिखना है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, KSP होता है। तो KSP कैसे लिखा जाता है, तो बोले Al2 और यहाँ पे लिखा गया SO4 होल थ्राइस।
सबसे पहले इसको डिसोसिएट करते हमको आना चाहिए, तोड़ते आना चाहिए। आगे वाला केटायन होता है, पीछे वाला एनायन होता है। केटायन मतलब कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कितना आएगा बताता हूँ अभी, है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, और पीछे वाला एनायन है, मैक्सिमम केस में ये होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। लेकिन कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव आएगा, तो ये जो लिखा होता है ये इसके ऊपर का नेगेटिव है, वो ये जो लिखा होता है ये इसके ऊपर का पॉजिटिव है। मतलब यहाँ तीन पॉजिटिव आएगा, यहाँ 2 नेगेटिव आएगा। अब एल्यूमिनियम कितने हैं देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम तो 2 है, तो बैलेंस कर लो, ये 2 और ये कितना है 3 है। इतनी बात हमको क्लियर हो गई होगी। अब केएसपी के लिए हमको कहीं ना कहीं आयंस लिखने रहते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब इक्विलिब्रियम पे चलता है ना, ये सब किस पे चलता है, इक्विलिब्रियम पे चलता है। तो यहाँ पर केएसपी हमने लिखा जो इक्विलिब्रियम पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Al3+ का कंसंट्रेशन, ठीक है, उसकी पावर में क्या लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी। उसके बाद जो है SO4 2- का कंसंट्रेशन, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, पावर में 3 लिखा जाएगा। ये ऑप्शन जहां मिलेगा वही हमारा केएसपी हो जाएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है हमको, Al3+ की पावर में 2 है और SO4 2- की पावर में 3 है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी इसमें कठिन चीज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग केएसपी लिखते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PbI2 के लिए हमको क्या करना है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP और सोल्यूबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं विलेयता गुणनफल और विलेयता में संबंध बताना है, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से किस तरीके से बताना है, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, है ना। यहाँ पे दिया गया है PbI2, ठीक है। AB2 टाइप का सोल्ट है ना, AB2 टाइप का सोल्ट है, या तो AB2 हो या फिर A2B हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से किस तरीके से हमको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका रेशियो मतलब अनुपात क्या है, केटायन एनायन का, तो 1:2 हमारे पास है ना, यही अनुपात है हमारे पास। तो यहाँ देखो ध्यान से 1:2 लिखा। कैसे लिखना है, KSP इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 1, ये वाला 1 लिखा, इस 1 की पावर इसी को लिखना है, मतलब 1 की पावर 1 लिखूंगा, फिर इंटू करूंगा, फिर 2 लिखूंगा ये वाला, फिर 2 की पावर 2 ही करूंगा, फिर इंटू सोल्यूबिलिटी लिखूंगा, और सोल्यूबिलिटी के ऊपर इन दोनों को जोड़ करके मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पर KSP इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 4s³ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4s³ हो जाएगा। इस तरीके से हमको किसी भी सोल्ट के लिए हमको KSP और सोल्यूबिलिटी में रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं इसी तरीके से, चाहे AB3 टाइप का हो, चाहे A2B3 टाइप का सोल्ट हो, किसी भी टाइप का सोल्ट दिया हो, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक बात हमको क्लियर हो गई। तो KSP इज इक्वल टू क्या आया, 4s³, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो आया है कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HF, ठीक है। तो ध्यान से देखो सबसे पहले कि कंजुगेट एसिड इज इक्वल टू क्या होता है, कंजुगेट बेस, है ना, प्लस क्या होता है, H+ होता है। ये एक सूत्र होता है, ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। कंजुगेट एसिड का मतलब होता है सयुग्मी अम्ल, और कंजुगेट बेस का मतलब होता है सयुग्मी क्षार। बराबर कंजुगेट एसिड बराबर क्या लिखा, कंजुगेट बेस प्लस H+ हमने लिखा है, ठीक है। तो चलो ध्यान से आगे देखते हैं यहाँ पे। तो कंजुगेट एसिड, है ना, ध्यान से ये भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए करना है ना। पूछा क्या है, कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड। यदि हमको कंजुगेट बेस पूछा है तो सामने वाले को कंजुगेट एसिड मान लेना है। यदि कंजुगेट एसिड पूछा है तो सामने वाले को कंजुगेट बेस मान लेना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, H2O के लिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। बोले कंजुगेट क्या पूछा गया है, कंजुगेट बेस पूछा गया है ना। तो कंजुगेट एसिड इज इक्वल टू क्या होता है, कंजुगेट बेस प्लस क्या होता है, H+ होता है। तो यदि मुझे कंजुगेट बेस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, कंजुगेट एसिड में से H+ को माइनस कर दूंगा, ऐसे करने वाला हूं। चलो तो कंजुगेट बेस इज इक्वल टू कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, सबसे पहले H2O के लिए निकाल रहे हैं, तो ये H2O लिखा, इसमें से मुझे क्या करना है, एक H+ को माइनस कर देना है। अब H+ को माइनस करूंगा तो उस केस में क्या होने वाला है, जैसे H+ यहां से गया तो यहाँ क्या बचेगा, OH- बचेगा। ये इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं HF के लिए, है ना। इसी तरीके से हम लोग HF के लिए भी बात कर लेते हैं, ठीक है। उधर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, है ना। HF के लिए अपन बात करते हैं तो यहाँ कंजुगेट बेस इज इक्वल टू क्या होगा, कंजुगेट एसिड क्या है, बोले HF, इसमें से क्या करना है, H+ को माइनस करना है। तो कंजुगेट बेस इज इक्वल टू क्या रहेगा, F- रहेगा, ठीक है।
इतनी बात हमको एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। तो F माइनस और OH माइनस हम लोगों का आंसर होने वाला है, ठीक है, F माइनस और OH माइनस, ठीक है। देखो ध्यान से आंसर क्या आने वाला है, OH माइनस और F माइनस मतलब C आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कठिन चीज मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, pKa फॉर एसिड A इज ग्रेटर देन pKa फॉर एसिड B, द स्ट्रॉन्ग एसिड इज, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है। हमको pKa की वैल्यू दी गई है, ठीक है। किसकी वैल्यू दी गई है, pKa की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं कि एक A एसिड दिया गया है, एक B एसिड दिया गया है। इसके लिए pKa दिया गया है और इसके लिए भी हमको pKa दिया गया है, लेकिन एसिड A का pKa ज्यादा है, ठीक। तो ध्यान से देखो कि pKa इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस log Ka होता है। इतनी बात तो हमको पता है। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं, pKa इज इक्वल टू log, और मैं 1/Ka लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Ka हो जाएगा। और हमको ये बात पता है कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, मतलब अम्लीय सामर्थ्य के, ऐसे ही होता है। बिल्कुल ये बात हमको पता होगी कि किसी भी एसिड का Ka जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब उसकी अम्लीय सामर्थ्य कैसी होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि pKa जो होगा वो कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब pKa जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि pKa किसका ज्यादा है, बोले A का ज्यादा है। इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब अम्लीय सामर्थ्य कैसी होगी, B से कम होगी। इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। इतनी बात जो है एकदम हमको क्लियर हो गई। मतलब यहां जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, एसिड बी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि इसका pKa जो है वो कैसा है, कम है, ठीक है। इतनी बात हमको क्लियर हो गई होगी। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है उसको देखते हैं। देखेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज, अम्ल की प्रबलता का सही क्रम होता है। ध्यान से ये सबसे पहले तो ये क्या है, हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑक्सो अम्ल है, ठीक है। ऑक्सो एसिड हो या ऑक्साइड हो, ठीक है। यदि सेंट्रल एटम हमारे पास सेम है, यदि सेंट्रल एटम सेम है मतलब केंद्रीय परमाणु समान है, तो हमको ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यदि सेंट्रल एटम हमारे पास अलग अलग है तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता चेक करते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान से देखते हैं। सब जगह जो है, सब जगह क्या है कि सेंट्रल एटम सब जगह कैसा है, सेम है, मतलब क्लोरीन है ना, सब जगह क्या है, क्लोरीन है। अब हम मुझे क्या करना है कि सबके लिए मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालता हूं। चलो तो सबके लिए मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैंने लिखा यहाँ HClO4 है ना, HClO4 लिखा, HClO3 लिखा और HClO2 लिखा और HClO लिखा, ठीक है। तो इनके लिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हम लोग x मान करके, है ना, x मान करके, इसको भी x मान करके निकालेंगे, इसको भी x मान करके, इसको भी x मान करके। और मैं ये समझ के चल रहा हूं कि तुमको ये निकालते आता है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाएगी तो +7 आने वाली है, इसके लिए कहीं ना कहीं क्या आएगी, +5 आएगी, इसके लिए कहीं ना कहीं +3 आएगी और इसके लिए कहीं ना कहीं +1 आएगी, ठीक है। चाहो तो मैं एक के निकाल के बता देता हूं। पर क्लोरिक एसिड हमको दिया गया है, इसको x माना क्लोरीन को, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए क्या आने वाला है, एक ऑक्सीजन के लिए -2 होती है, -2 होती है, तो 8 के लिए -8 हो जाएगा। बराबर करके क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। 1 + x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x इज इक्वल टू 8, माइनस का उधर गया प्लस में, ये प्लस का उधर गया तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7। इस तरीके से हम लोग सबकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आई है, HClO4 की, फिर HClO3 की, फिर HClO2 की, सबसे लास्ट में HClO की, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर यही हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो क्या आया है, ध्यान से देखेंगे। द सोल्यूबिलिटी ऑफ CaF2 इज, हमको सोल्यूबिलिटी दी है मतलब विलयता हमको दी है, मोल पर लीटर में दी है। इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP, हमको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। अब जो भी सॉल्ट हमको दिया गया है
जो भी लवण हमको दिया गया है उस सोल्ट के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, KSP और सोल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन लिख देना है, उसी की बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, CaF2। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको रिलेशन लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 1:2 का रेशियो है, मतलब 1:2 का इनमें अनुपात है ना, रिलेशन होता है। तो यहाँ KSP इज इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा कि 1 की पावर 1 अभी लिखना सिखाया था, इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 1 + 2, मतलब KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4S क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको पता चल गया कि KSP यदि निकालना है तो हमको S को 3 बार लिख देना है और सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलो तो KSP इज इक्वल टू क्या होने वाला है, यदि हमको कहीं ना कहीं सोल्युबिलिटी पूछ ले तो भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब देखो ध्यान से कि KSP इज इक्वल टू क्या होने वाला, तो 4 लिखा मैंने। अब S की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁴ ऐसे होने वाला है। कितने टाइम लिखूंगा, बोल 3 टाइम लिखूंगा क्योंकि पावर में कितना है, 3 है। फिर 2 × 10⁻⁴, फिर 2 × 10⁻⁴ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 4 × 2 × 10⁻⁴, फिर 2 × 10⁻⁴, फिर गुणा 2 × 10⁻⁴। कितने बार लिखा मैंने इसको, 2, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, क्योंकि यहाँ पर S क्यूब है। तो गुणा करो, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, 16 दूआ 32, 32 हो जाएगा है ना। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो गया, बोले 32 × 10 की पावर क्या होने वाला है, 12 होने वाला है। ये पावर का सम हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन हमको आता होगा। अब यहाँ क्या करना है, ऐसा कोई ऑप्शन हमको मिल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग पॉइंट को इधर उधर करके जो है कहीं ना कहीं ऐसा लिख सकते हैं कि 3.2 × 10⁻⁻11, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाए तो वहां एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात भी जो हमको क्लियर हो गई होगी और यहाँ तक बात हमको एकदम दिमाग में फिट हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, अब बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 m ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.1 m ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमको एक बफर सॉल्यूशन दिया गया है, एसिटिक एसिड दिया है। सबसे पहले यहाँ दिया गया है CH3COOH और यहाँ दिया गया है सोडियम एसीटेट, मतलब CH3COONA होता है। ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। कौन सा बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब है कि उसके अंदर वीक एसिड होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं दुर्बल अम्ल होना चाहिए, और उस दुर्बल अम्ल का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट मतलब लवण होना चाहिए। मतलब उस एसिड का, उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस मतलब प्रबल क्षार के साथ बना हुआ सोल्ट या लवण होना चाहिए। ठीक है क्या, तो वही अपने लिए क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉरी, चलो आगे चलते हैं। तो यहां ध्यान से देखो कि हमको कंसंट्रेशन दिया गया है। ध्यान से देखो 0.1 m हमको एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया है, 0.1 m हमको सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन दिया गया है। तो यहां मैंने लिखा ये 0.1 m दिया गया है और ये भी 0.1 m दिया गया है। ठीक, हमको पूछा क्या है, हमको तो pH पूछा है। ठीक है, pKa की वैल्यू भी हमको दी गई है। चलो pKa की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। pKa की वैल्यू कितनी दी गई है, pKa बराबर दिया है 4.75 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमको एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए pH निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हमको याद होना चाहिए, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log, है ना, log सोल्ट का कंसंट्रेशन मतलब लवण की सांद्रता अपॉन में एसिड की सांद्रता मतलब अम्ल की सांद्रता। ये सूत्र हमारे पास होता है। तो यहाँ pH इज इक्वल टू मैंने लिखा pKa कितना 4.75, यही वैल्यू दी होगी हमको, देखो ध्यान से 4.75 हमको दिया है। उसके बाद प्लस करके log लिखेंगे, ये 0.1 कंसंट्रेशन, ये 0.1 कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, बोले 0 होती है। तो pH इज इक्वल टू क्या आएगा 4.75 भी हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आया है हम लोगों का, वो आंसर क्या आया है, बी आंसर आया है। ठीक है, क्या आंसर आया है, बी आंसर आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ द 4 एसिड लिस्टेड बिलो इज। ध्यान से देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो है हमको एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन सा अम्ल ज्यादा प्रबल होगा, वो हम लोग बताते हैं इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग वहां नहीं जाते हैं, हम लोग ऐसी बात करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है 2 टाइप का होता है, एक -I होता है, एक +I होता है।
तो ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन दान करने का काम करते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेंगे। तो यह ध्यान रखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एक सूत्र, एक फॉर्मूला लिख देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, अम्लीय सामर्थ्य जो होती है, वो कहीं ना कहीं माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस आई इफेक्ट के, सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, तो माइनस आई ज्यादा किसका होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से कि यहाँ Cl लगा है, यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लगा है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, क्लोरीन की है या फ्लोरीन की है? ठीक है, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन की है। मतलब माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो एनाइन बनता है, ये जो एनाइन बना है यहाँ पे, इस एनाइन की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं ना। यहाँ पे जो एनाइन बना है, इस एनाइन की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा खींचेगा, तो ये एनाइन जो है, ये जो ऋण आयन बना है, ये उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और इस एनाइन की स्टेबिलिटी, इन एनाइन का जो स्थायित्व है, जितना ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं वो एसिड जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी ताकत जो है उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमको हमारे दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, व्हाट इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन? बेसिक बफर सॉल्यूशन मतलब क्षारीय बफर विलयन के बारे में बात की गई है। वीक बेस होना चाहिए, मतलब दुर्बल क्षार हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, दुर्बल क्षार होने के बाद जो है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं उस दुर्बल क्षार का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, मतलब उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल के साथ बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए। मतलब बफर सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं, है ना, बेसिक बफर सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पर वीक बेस होना चाहिए और इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस सॉल्ट का और इस वीक बेस का बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो है हमको क्या दिया है? NH4OH दिया है ना। ये तो हमारा सिंपल बफर सॉल्यूशन है, कुछ है ही नहीं। ठीक, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, जिसे हम लोग सिंपल बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो हमको बेसिक बोला है, ये क्या है? वीक एसिड है और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट है, पर ये तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बोरिक एसिड H3BO3 होता है और ये भी क्या है? कहीं ना कहीं एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोरेक्स दिया गया है। ठीक है, सोडियम इसके अंदर होता है। ठीक, अब यहाँ देखो NH4Cl और NH4OH, ये वीक बेस दिया गया है, इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट है, मतलब यही हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब क्षारीय बफर विलयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक मेरे हिसाब से तुमको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने जो चैप्टर देखा है वो देखा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बेस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू सभी को।